गुड इवनिंग। बैठिए, बैठो सभी, बैठो। गुड इवनिंग। हेलो। क्या था अपना डिस्कशन? एक डीपीपी था। डीपीपी नंबर क्या था? 28। तो अब बताइए, कोई सवाल आपने पूछना है? सेकंड क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमारे पास फार्मूला होता है डीवी इज इक्वल टू गामा वी डी टी। तो गामा होता है 1/v डीवी बाई डी टी। तो कोई भी प्रोसेस पीवी की पावर ईटा बराबर कांस्टेंट है, तो डीपी बाई डीवी माइनस ईटा पी बाई वी होता है। और पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो डीपी इज इक्वल टू माइनस ईटा पी बाई वी इंटू डीवी। डी से डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं करता, ऐसे करता। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ईटा बराबर कांस्टेंट हो गया। पी को हटा देते हैं, एनआरटी। वी की पावर ईटा -1 बराबर कांस्टेंट। टीवी की पावर ईटा -1 बराबर कांस्टेंट। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं प्रोडक्ट रूल से ना। डी टी वी की पावर ईटा -1 प्लस टी ईटा -1 वी की पावर ईटा -2 डीवी इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हमें चाहिए डीवी, इसको डीटी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वी आ जाएगा। टी से डिवाइड करेंगे तो वी बाई टी आ जाएगा, प्लस
ईटा -1 dv by dt। तो dv by dt 1 ईटा -1 v by t। यहां रख देते हैं 1 ईटा -1 v by t। v से v कट गया तो 1/t ये कुछ लिखने में तो सही लिखा ना, v by t, v by t, v by t, v से v कट गया। ऐसा हो गया। तो इसका यूनिट कैसे आ गया, यूनिट में गड़बड़ कैसे हो गई? हाँ यूनिट भी यही था, पर डिग्री टेम्परेचर चेंज है ना, यही था, यूनिट भी सही है। तो ये अपन ने कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिख लिया अलग अलग प्रोसेस के लिए। अब ईटा की वैल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, रख लेंगे ना, आ जाएगा केस। ये कहाँ चला गया? हाँ, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, डायटोमिक के लिए निकाल लेंगे। आइसोथर्मल में क्या होगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ऊपर ईटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ईटा की जगह 1 रख देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे दे रखा है कि एक सॉलिड स्फीयर जो रोल करता है अंदर एक सिलेंडर के, और सिलेंडर जो है स्पिन करता है इसके एक्सेस के अबाउट, और what should be alpha if we wish to for center of ball to remain motionless translatory at an angle alpha 30 degree। तो देखते हैं सेटा सवाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये कोई सिलेंडर है जो घूम रहा है अल्फा से। अल्फा क्या चीज है इसका, एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या, है ना। तो अभी क्या होगा कि इसके अंदर ऐसा कोई है जो ट्रांसलेशन वाइज नहीं चल रहा है, तो इसका सेंटर रेस्ट पे आ गया, ऐसा समझ में आ गया। इस थीटा एंगल पर इसका सेंटर रेस्ट पे रहना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो उससे फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। जो इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा इस तरफ नीचे mg लग रहा होगा, ये थीटा है, तो mg का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, ये एंगल थीटा, तो mg cos थीटा तो ये होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा होगी। ऐसा हम जान गए हैं, मान गए हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू जब mg sin थीटा होगी तो इस पे टॉर्क इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पर ही है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा mg sin थीटा इंटू इसका रेडियस। ये क्या सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 mr² इंटू इसका कुछ बीटा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा है, तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/2
जी साइन थीटा बाय आर, ऐसा आ गया ना। अब ये जो सिलेंडर है, ये जो स्फेयर है, इसके इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा बीटा इंटू छोटा आर, और ये जो बड़ा सिलेंडर है, इसके इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा इंटू इसका कैपिटल आर। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा तभी स्लाइडिंग नहीं होगी। बीटा आर इज इक्वल टू अल्फा आर, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। और बताइए, हो गए सारे सवाल? ठीक है, फोर्थ का डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी ऑप्शन। There will be no power delivered by the particle at x equal to 3, 5.3 and 6। तो हम ये जानते हैं कि f वर्सेस x का ग्राफ है, तो पावर के लिए f इंटू वी होता है। जब f जीरो हो जाएगा तो पावर जीरो हो जाएगा, और जब v जीरो हो जाएगा तब भी पावर जीरो हो जाएगा, है ना। तो ऐसा देखो कि कहीं v जीरो तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा ये भी है कि v परपेंडिकुलर हो जाए तो भी जीरो हो जाता है, ना f जीरो ना v जीरो तो भी हो जाता है। ये तो स्ट्रेट लाइन का सवाल है, इसलिए परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, है ना। बात हो गई पूरी, आगे बढ़े, शीट की तरफ बढ़े, शीट निकाल ली जाए। तो शीट में क्या था हमारा डिस्कशन? एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4 में आना पहले। हाँ देखो, सब लोग कह रहे हैं, देखो ये भी कह रहा है, तुम्हारी लाइन के भी लोग कह रहे हैं। अब आपको डाउट तो किसी में है नहीं, फिर क्या दिक्कत है? अच्छा है, तो पहले पार्ट 4 में आ जाइए। पार्ट 4 में कोई प्रश्न है तो पूछिए। कॉम्प्रिहेंशन 1, क्वेश्चन नंबर 5। इक्वेशन वगैरह लिखने के लिए थर्ड वाले में, जब हमने चार्ज 20 कूलम इसको दिया तो 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, है ना, और -40 डिग्री से टच कराया तो डिफ्लेक्शन फाउंड टू बी 9 डिग्री। आइडेंटिकल रॉड ऑफ 30 कूलम इज टच्ड, देन डिफ्लेक्शन मे बी। अब देखो इसमें क्या होगा कि रॉड वगैरह जो होती है ना, अब इनमें से किसके से कुछ रॉड पे भी रहेगा, कुछ उधर भी जाएगा, तो ऐसे बटा हुआ होगा, तो उसका हिसाब नहीं लग पाता है कि कितना गया, इसलिए वैसा मे बी वाली बात चल रही है ना। बाकी हिसाब लगाने का तरीका कुछ यूं है कि अगर ये पता लग जाए कि इस पे प्लस प्लस का आ गया और इस पत्ती पे भी प्लस प्लस का आ गया, हिसाब आसान नहीं है, मतलब लगाने के तरीके की बात कर रहा हूं, लगाते रहना बस, लग नहीं पाएगा। अब ये वायर की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो जानते हैं, तो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यहाँ यहाँ
तो यहां से कोई एक्स डिस्टेंस लेकर के इस जगह इस पूरे वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, फिर उसका फोर्स लिखेंगे, फिर उसका इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, है ना। फिर mg के टॉर्क से बैलेंस करेंगे इंटीग्रेट करके, अगर हो पाए तो बता देना, है ना। इसलिए नहीं तो एग्जामिनर खुद पूछ लेता, कई बार हो जाता है तो वैसे भी पूछ लेते हैं। अब वो मे बी में क्यों जा रहा है कम ज्यादा करके, कि कम होगा ज्यादा होगा। क्या फिफ्थ क्वेश्चन में कोई समस्या हो रही है? आंसर गलत दिया है, सब लोग कह रहे हैं क्या? कुछ लोग तो लाए होंगे ये वाला, कुछ लोग तो पहले आंसर देखते हैं फिर उसको लाते हैं। तो अच्छा, गलत है पक्का। टू का फैक्टर आ रहा है, कहाँ पे लगाना है टू का फैक्टर? दो मिनट, मैं डिस्कस करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसमें दे रखा है कि इलेक्ट्रोस्कोप की दोनों पत्तियां जो है ऊपर हिंज कर दी गई, और प्रत्येक का मास m और लेंथ l है, और चार्ज q, और उसे अब एंड पे ही कंसंट्रेट किया। अब थोड़ा सवाल आसान कर दिया जो मैंने ये डायग्राम बनाया। तो चार्ज को एंड पे कंसंट्रेट कराना है, सारा चार्ज प्लस इधर आ गया, है ना। चार्ज एंड पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया। एंड पॉइंट पे कंसंट्रेट होने से छोटा डिफ्लेक्शन थीटा क्या होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, चार्ज इसको ईच लीफ ऑफ मास गेट्स चार्ज क्यू, दोनों को बराबर क्यू मिला, तो इसको भी क्यू मिला और इसको भी क्यू मिला। तो अब हम ये कहेंगे कि इन पे लगने वाला फोर्स, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये दोनों लेंथ है एल, तो 2l साइन थीटा हो गया। थीटा छोटा है, हाँ मतलब 2l साइन थीटा बाई 2 के एल थीटा हो गया, अगर थीटा बहुत छोटा है। थीटा छोटा है क्या? तो एल थीटा हो गया। तो फिर ये फोर्स लग गया इस पर इधर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल थीटा का स्क्वायर फोर्स आ गया, इस पे लग गया एम जी, और हिंज के फोर्स एन वाई एन एक्स। तो हिंज वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन बैलेंस करेंगे, है ना, इस एक पत्ते के ऊपर। तो ये वाला आधा एंगल हो गया थीटा बाई 2, ये लेंथ हो गया एल बाई 2, तो एल बाई 2 साइन थीटा बाई 2, एल बाई 2 थीटा बाई 2 क्या हो गया, ये लेंथ एल बाई 2 थीटा बाई 2। तो इसके अबाउट एम जी का टॉर्क, एम जी एल बाई 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल थीटा का स्क्वायर, एल कॉस थीटा बाई 2, यानी एल ही हो गया। क्या कह रहे हो इसमें? आ रहा है, तुम नहीं ला पा रहे हो, यूं कह रहे हो। तो भोले लोग तो इतिहास भी बदल देंगे कि ऐसा तो कैसे हो सकता है, ये तो हुआ ही नहीं होगा। महाराणा प्रताप ऐसे 40 किलो का भाला कैसे उठा सकते, या 100 किलो का उठा देते, 100 kg का भाला आदमी कैसे होंगे फिर वो, ये तो एक गलत बात है। अभी भी रखा हुआ है शायद। तो अब आगे कुछ इसमें एक्सरसाइज 2 के सारे पार्ट निपटा दिए, ये लो। अब एक्सरसाइज 3 का दिया था। अच्छा, दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, ये बताओ कि किस किस ने किया,
हाँ ठीक है, किया इतने लोगों ने किया बस। ठीक है फिर मौका देते हैं, एक मौका और देंगे, हम पढ़ लेंगे इतनी देर और क्या, ट्राई कर लेंगे। तो अपने क्लास में अपन डायपोल चल रहा था, डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था, है ना। डायपोल और पॉइंट चार्ज आ जाए तो कैसे हैंडल करना है। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो क्या होता है ये सब बता दिया गया था। फोर्स जीरो होता है, टॉर्क आता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, ऑसिलेट करता है, टाइम पीरियड होता है। कोई सवाल पूछे तो उन फॉर्मूलों का उपयोग करना। ये कोई डायपोल है और ये कोई पॉइंट चार्ज है। इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज एंड डायपोल सिस्टम, force on dipole cannot be zero. ट्रू फॉल्स। एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं इस केस की। अगर पॉइंट चार्ज और डायपोल है हमारे पास, वो कैसे भी रख सकते हो आप, किसी भी जगह पर, किसी भी एंगल पर। पॉइंट चार्ज और डायपोल के केस में डायपोल पे लगने वाला फोर्स कभी जीरो नहीं होगा। ऐसा कह रहे हैं, ठीक लग रहा है तो यस बोलो, नहीं लग रहा है तो नो बोलो। पॉइंट चार्ज और डायपोल के केस में डायपोल पे लगने वाला फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। तो सही कहते हैं कि गलत कहते हैं। सबने आंसर लिख दिया। कौन कहता है कि बात एकदम सच्ची है, ट्रू। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सच्ची, जो कहते हैं कि बात झूठी है, फॉल्स। झूठा साबित करना भी कठिन हो रहा है। कुछ लोग कुछ कहना नहीं चाहते, क्या बात है, क्या दिक्कत हो रही। कहीं भी रखो, कैसे भी रखो, मतलब मैंने इस सवाल में तो ऐसा कुछ बोला नहीं ना, सिस्टम है बस ये, कैसे भी रखो, आपकी मर्जी जैसे रखो। झूठा साबित करने के लिए तो एक ऐसा केस ढूंढ के लाना पड़ेगा। सच्चा साबित करना के लिए एक जनरल बात कहनी पड़ेगी।
सच्चा साबित करने के लिए कुछ और चाहिए और झूठा साबित करने के लिए कुछ और चाहिए, है ना। तो कुछ लोग सच है ऐसा कह रहे हैं, है ना, और गलत है ऐसा कहने वाला तो किसी में हिम्मत ही नहीं है। तुम्हारे में है क्या स्टेटमेंट गलत है? एक विद्यार्थी गलत में शामिल हुआ भाई, देखो एक हो गया है शामिल, ठीक है, इतना हिम्मत नहीं है, इस पे भरोसा नहीं, है ना। तो अब ये इसकी बात सुन लेते हैं, यही कहना चाह रहा है कुछ अलग। बाकी लोग तो दर्शक हैं, है ना, दर्शक लोग ध्यान दें, बताओ भाई। अच्छा, चलो इसकी बात सुनी मैंने। हाँ कहीं रखवा दो तुम, तुम्हारी इच्छा देखते थे हम। इस लाइन पे कहीं रखना है, इसमें कहीं भी रख दूं? ओके। अब इस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया हम, ये माइनस और इस पॉजिटिव का फोर्स किधर होगा? अट्रैक्टिव होगा ना, तो इसी की तरफ हो। और इस पॉजिटिव का किधर होगा? है, ओह, इस पे लगा रहे थे, ये इधर हो गया, इस पे इधर हो गया। क्या कह रहे हो, इनका सम जीरो है? दो वेक्टर जिनका जो पैरेलल ना हो उनका सम कैसे जीरो हो सकता है? दो वेक्टर एंटी पैरेलल होने चाहिए, एंटी पैरेलल तो नहीं। दो इक्वल अपोजिट वेक्टर नहीं तो कैंसिल कैसे होंगे? बात ऐसे हो गया, ये तो तुम्हारा केस गड़बड़ हो गया, इस केस के भरोसे हो, केस फेल हो गया। और कुछ झूठा है ऐसा कहने वाला कोई बचा नहीं, सच्चे वालों से पूछते हैं। अब सच्चे वाले कौन है कि सही है? तुम कहोगे ना, विद्यार्थी है सुनने, सुन लेते हैं इसकी बात भी। ये बात हमेशा सच है ऐसा क्यों? हाँ, ये डायपोल है और ये पॉइंट चार्ज। हाँ, एक चार्ज पास में एक चार्ज दूर है, तो पास वाले का फोर्स बड़ा होगा और दूर वाले का फोर्स छोटा होगा। तो हाँ, हाँ अगर इसको साइड में रखते हैं, मतलब यहाँ रख लें कहीं, या यहाँ रखना की कह रहे हो? यहाँ रखने वाला तो ये आएगा, कहीं भी रख लें। अच्छा, किसी और जगह रखोगे तो फिर ये होगा कि किसी और जगह रखोगे तो फोर्स की डायरेक्शन का एंगल ही अलग अलग हो, तो उनका सन तो कैसे जीरो हो सकता है? क्योंकि वो तो पैरेलल लाइन में आएंगे ही नहीं। इधर उधर किधर भी रखोगे तो वो फोर्स पैरेलल नहीं बनेंगे। फोर्स को पैरेलल बनाना चाहोगे तो बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं होंगे, तो ये सारी बातें एक साथ नहीं हो पाएंगी। अच्छा, डायपोल के अंदर रख दो चार्ज को, यहाँ पर, फिर यहाँ रख दिया, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, तो भी जीरो नहीं होगा, तो भी जीरो नहीं होगा, है ना। इन्फिनिटी के लिए कितना चलेंगे, रखने जाएंगे ना, कहीं रुक जाओगे तो फिर वो आएगा नहीं। अनंत वो है जो मिलता नहीं, ठीक है, मिल गया वो अनंत नहीं। बैठो। तो हम वैसे इसका एक और तरीके से भी कह सकते हैं, ये बात इसने ठीक कही, ऐसा जो हो रहा है। एक और बात है जो हम कह सकते हैं, ये जो डायपोल होता है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड
कहीं जीरो नहीं होता है। तो डायपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पे फोर्स जीरो नहीं होता है। तो न्यूटन के तीसरे नियम से फिर डायपोल पे भी जीरो नहीं होगा। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जीरो नहीं होता है। तो डायपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पे फोर्स क्यू इंटू ई होगा। तो ई तो कहीं है ही नहीं जीरो। तो जब डायपोल का पॉइंट चार्ज पे फोर्स कहीं जीरो नहीं हो रहा है तो फिर पॉइंट चार्ज भी क्या हम भी जीरो नहीं लगाएंगे, फिर हम भी कुछ लगाएंगे। इसलिए पॉइंट चार्ज और डायपोल होंगे तो फोर्स हमेशा नॉन जीरो होगा। तो ये सच्ची बात है। ठीक है। तो अब हम ये केस ले रहे थे, केस का अब अगले पेज पे चला गया। ये लो, केस ये था कि एक डायपोल है और एक पॉइंट चार्ज है जो उसकी एक्सिस के ऊपर ही रखा है। अब हम इसमें कुछ बातें पता करना चाहते हैं, जैसे कि फोर्स कितना लग रहा है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जैसे कि टॉर्क कितना लग रहा है, ये सब मालूम करना चाहते हैं। तो पहले अपन फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। फोर्स कैलकुलेट करेंगे इन दोनों के बीच। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनके बीच की दूरी आर है। तो फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा Q इंटू ई, 2 kp/r³। फोर्स का आंसर आ गया। किस डायरेक्शन में लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगा, तो इस पर फोर्स इधर लग गया। तो ये डायपोल इस चार्ज को उधर धक्का मार रहा है, ये चार्ज इस डायपोल को इधर धक्का मार रहा है, इतना धक्का मार रहा है। तो डायपोल का फोर्स चार्ज पे निकालना आसान है, चार्ज का फोर्स डायपोल पे निकालना मुश्किल है ना? पर दोनों बराबर होंगे। अब टॉर्क का मामला देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और अब पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके अंदर तो टॉर्क जीरो आ जाएगा। तो टॉर्क ऑन डायपोल जीरो है। डायपोल घूमना नहीं चाहेगा, इसमें सीधे रह गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के लॉन्ग ही आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में हम ऐसा कर सकते हैं, Q इंटू वी। इसकी वजह से वहां पे पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी और इसकी। अगर कोई कहे कि इनकी आपस वाली भी लिखो, जो के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस होती है ना, पर वो एक्चुअली डायपोल टूटेगा नहीं, तो मिलेगी नहीं, तो वो हिसाब में लिखते नहीं है ना। जो चीज टूटती नहीं अंदर की एनर्जी लिखते नहीं, उस डायपोल जिंदा रहेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Kp/r², एक्सेस के ऊपर, है ना। तो ये वाला केस था, हैंडल हो गया, केस नंबर 1। अगर ऐसे रखा तो क्या होगा, और किसी तरह से रखा तो क्या होगा? केस सेकंड। अब सेकंड केस में भी आप लोग निकाल के बता दो फोर्स और टॉर्क और एनर्जी।
लिख दिया सब, छोटा सा तो काम था, क्या बात है ना। तो पहले लिखते हैं हम फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया Q इंटू ई। तो फोर्स लगेगा इस तरफ, तो डाइपोल पे लगेगा इस तरफ। ये डिस्टेंस r है, KP बाय आर क्यूब। तो डाइपोल के इक्विटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट के उल्टा होता है, और उसका फॉर्मूला KP बाय आर क्यूब होता है। और Q चार्ज है तो Q इंटू ई। अब टॉर्क देखते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस तरफ होता है, और ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन करना चाहेगा यूं। तो P क्रॉस ई। हालांकि ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिराइव किया गया था, है ना। तो लगा देंगे, छोटा है डाइपोल, है ना। एक और तरह से बात करता हूँ, ये कैसे, ये बात देखो। हाइट बहुत कम है ना, तो लगभग वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा, इसलिए बात वैसी रह जाएगी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से P की जगह तो P आ ही गया, और E की जगह आ गया KQ बाय आर स्क्वायर साइन 90। इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच का एंगल। ये टॉर्क आया है किसके अबाउट, किसके अबाउट आया है टॉर्क, इस डायपोल के सेंटर के अबाउट। तो डायपोल के सेंटर के अबाउट डायपोल पे इतना टॉर्क आया। तो आप ये देखो कि है ना, उसी पॉइंट के अबाउट चार्ज पे भी उतना ही टॉर्क आएगा, सेम पॉइंट के अबाउट, क्योंकि टोटल टॉर्क तो जीरो होगा। तो आप देखेंगे कि चार्ज पे टॉर्क जो आ रहा है F इंटू आर हो जाएगा उस पॉइंट के अबाउट, उसकी वैल्यू भी सेम ही आ रही है ना, F इंटू आर करोगे तो। ठीक बात है। अब आती है पोटेंशियल एनर्जी। Q इंटू वी, वी जीरो है, इक्वेटोरियल लाइन का पोटेंशियल तो जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो हो गई। इसका मतलब इस चार्ज को पास में लाने ले जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। चार्ज को ले जाए पास, ले जाए दूर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क नहीं करना पड़ेगा। केस 3 में चलते हैं। केस 3, पॉइंट चार्ज और डायपोल। पॉइंट चार्ज और डायपोल दे रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r है। फिर वही चीज निकालो, फोर्स, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी।
क्या लिख दिया आंसर? छोटा सा सवाल था, लिखने में क्या था, लिख ही दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो ये वाला एंगल है 180 माइनस थीटा। तो हमने ये पढ़ा था कि डायपोल के साथ किसी थीटा एंगल पर कोई रखा है तो उस पे फोर्स का फार्मूला होता है, फील्ड का फार्मूला होता है। कितना है फार्मूला? KP अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 कॉस 180 माइनस थीटा, वही हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा ना, स्क्वायर हो रहा है इसलिए। कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा स्क्वायर होने से। ऐसा डायरेक्टली लिख दिया हमने। डायरेक्शन वायरेक्शन पता करना हो तो क्या करेंगे? फोर्स की डायरेक्शन में इंटरेस्ट आ जाए तो फिर तो क्या करना, डायपोल को तोड़ देना। P cos थीटा और P sin थीटा। तो इस पर फोर्स लगा देना इस तरफ, Q इंटू KP cos थीटा अपॉन आर क्यूब और Q इंटू KP sin थीटा अपॉन आर क्यूब। दोनों डायपोल का अलग अलग कर देना, दो कंपोनेंट करके दो डायपोल बना देना। एक डायपोल की वजह से लिख देना, एक दूसरे डायपोल से लिख देना। इससे आपको फोर्स डायरेक्शन के साथ मिलेगा और उससे मैग्नीट्यूड से मिल जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा। टू कहाँ चला गया? मिसप्रिंट कैसे हो रहा है इधर इधर? हाँ, ये टू बोल तो रहे थे, मतलब छपा क्यों नहीं? हाथ में सुना नहीं। ठीक है, ये तो आ गया अपना, क्या कहते हैं, फोर्स आ गया। अब टॉर्क भी लिख लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है KQ/r²। और टॉर्क आ जाएगा P इंटू KQ/r² इंटू साइन थीटा, P क्रॉस E। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई। पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं हम, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो Q इंटू V हो गया। V का फॉर्मूला था हमारे पास KP.R ऑन आर क्यूब। पोटेंशियल का ही फॉर्मूला था। तो R वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ, तो ये वेक्टर R है और ये P है, तो cos 180 माइनस थीटा आएगा। Q इंटू KP cos 180 माइनस थीटा अपॉन R² हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं हम, टुकड़ों से भी लिख सकते हो आप, है ना। इसकी वजह से तो जीरो हो गया, cos थीटा वाले की वजह से होगा, है ना। प्लस आएगा कि माइनस है, कैसे पता लगेगा? क्योंकि इधर के पॉइंट का पोटेंशियल माइनस का होगा, नेगेटिव चार्ज के पास रहेंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल जी माइनस की आ गई। ठीक है, तो ये तीनों केस हो गए। डायपोल पॉइंट चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर देता है। अब पॉइंट चार्ज के बाद नेक्स्ट आता है डायपोल और डायपोल। डायपोल डायपोल आ जाए तो क्या होगा? एक डायपोल, दूसरा डायपोल, P1 P2।
इनके बीच का डिस्टेंस r। अब इसमें फोर्स निकाल के बताओ आप क्या आएगा, बताओ। देखो कैसे करेंगे। ये जो चार्ज है यहाँ पर, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। तो अपन ऐसा करेंगे कि इन पे अलग अलग लिख लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस भी है, यहाँ से सेंटर से इसका r है यहाँ तक, तो ये एक कम है इसका डिस्टेंस और इसका a ज्यादा है, कम ज्यादा हो रहा है। तो अब इसकी वजह से पॉइंट चार्ज पे तो फोर्स लिखना जानते ही हैं। तो अब अपन फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे Q इंटू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर, तो 2K P1, 2K P1 अपॉन r प्लस a का क्यूब प्लस माइनस क्यू चार्ज 2K P1 r माइनस a का क्यूब। दो डायपोल आ जाए तो एक डायपोल को दो पॉइंट चार्ज में तोड़ देते हैं और दूसरे डायपोल ले लेते हैं, फिर वो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखो इसमें आगे और क्या होगा। 2K P1 क्यूब कॉमन आ गया, 2K P1 क्यूब कॉमन आ गया, तो ये आ गया फिर r माइनस a का क्यूब माइनस r प्लस a का क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्यूब। ऐसा हो गया। लोग कहते हैं कि r बहुत बड़ा रहता है, a बहुत छोटा रहता है, तो घटाने में फिर बचेगा क्या। 2K P1 क्यूब, r क्यूब कट जाएगा, a क्यूब छोटा है हट जाएगा, r क्यूब कट जाएगा, a क्यूब हट जाएगा, a स्क्वायर भी छोड़ दिया जाएगा, बचेगा फिर तो 3r² a, नीचे बचेगा r की पावर 6। 6 होगा, लो भाई 6 होगा, है ना। दोनों का मिला के 3 3 6 हो गए। माइनस आया कि प्लस आया, माइनस, ये लो माइनस, माइनस भी लेंगे। अच्छा अब देखो Q इंटू 2a तो P2 के बराबर है,
क्यू ए टू, क्यू इंटू टू ए तो P2 हो गया, तो -6K P1 P2 अपॉन R की पावर 4। ठीक है, पॉइंट चार्ज का फोर्स 1/r², पॉइंट चार्ज डायपोल का फोर्स 1/r³, डायपोल का फोर्स 1/r की पावर 4। तो डायपोल के फोर्स को समझो ऐसा है जैसे मॉलिक्यूल्स का फोर्स, जो पार्टिकल्स होते हैं पानी के वो डायपोल है, तो उनमें आपस में जो लगने वाला फोर्स 1/r की पावर 4 आता है, ऐसा पता लगा मैं। ठीक है, माइनस साइन ये बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, प्लस आता तो दूर की तरफ होता है, माइनस आता तो इधर वो होगा भी, माइनस वाला चार्ज और प्लस वाला चार्ज पास में है ना, तो अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। तो ये डायपोल इस डायपोल को अट्रैक्ट कर रहा है इतने वैल्यू से। अब पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दो, टॉर्क तो जीरो है ही क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड है, तो टॉर्क की वैल्यू तो जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप लिखेंगे -Q × K P1/r², R - a² प्लस Q इंटू K P1/r+a²। ठीक है, बताओ क्या है फाइनली। K P1 Q यहाँ पे -4AR अपॉन R की पावर 4। तो यहां से Q इंटू 2A, Q इंटू 2A तो P2 हो गया, तो -2 रह गई, तो -2K P1 P2 अपॉन R³ है ना। अच्छा देखो, DU इज इक्वल टू -DW भी होता है, अगर इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या ऐसा आएगा, इसको DR से मल्टीप्लाई करके, R की पावर -4 है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो R की पावर -3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -3, फिर इसमें एक माइनस है तो वापस माइनस हो जाएगा, वही आ जाएगा ना 4 से भी। अच्छा एक बात एक तरीके से और समझाते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक दूसरी टेक्नोलॉजी, डिफरेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जब छोटी सी
साइज किसी की हो, छोटा जब भी आता है तो डिफरेंशिएशन को याद करना। जब भी कोई बात ऐसी हो किसी सवाल में कि छोटा चेंज थोड़ा, तो वहां डिफरेंशिएशन किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग करके दिखा सकते हैं, है ना। अभी यहाँ पे देखते हैं, ऐसा कर रहे हैं कि इसके सेंटर से इसके कॉर्नर तक के डिस्टेंस को हम आर मान रहे हैं, तो ये डायपोल छोटा है इसलिए इसको डी आर मान रहे हैं, डायपोल के लेंथ को डी आर मान रहे हैं, छोटा डायपोल, है ना। अब इसकी वजह से यहां आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान रहे हैं, तो यहां पर ई प्लस डीई, आर डिस्टेंस पे ई, तो आर प्लस डी आर डिस्टेंस पर डीई, ठीक है, ई प्लस डी। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया माइनस क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू ई प्लस डी। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया क्यू इंटू डीई। अब इसको डी आर से गुणा कर दिया, क्यू इंटू डी आर डीई बाई डी आर। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया क्यू इंटू डी आर, तो पी टू हो गया, पी टू इंटू डीई बाई डी आर, डीई वन। ये किसका है, वन वाले का है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव, तो ई वन कितना है, 2 kp बाई आर क्यूब। तो डीई बाई डीई वन बाई डी आर माइनस 6 kp1 अपॉन आर की पावर 4, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके भी पता कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दिया, पी से गुणा कर दिया, एक तरह से ये फार्मूला हो गया। अगर ऐसे रखा तो, पर मैं इसको इससे याद नहीं रखता हूं मैं, है ना। बहुत चीजें याद रखनी, क्या क्या याद रख, ऐसे कर ही लेंगे, क्या है, जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा, सेम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी कर सकते हो, माइनस क्यू इंटू वी प्लस क्यू इंटू वी प्लस डीवी। तो ये आ गया क्यू इंटू डीवी, तो डी आर से गुणा कर दिया डीवी बाई डी आर, तो पी टू इंटू डी वी वन बाई डी आर। अब वी वन की वैल्यू क्या होती है, के पी वन अपॉन आर स्क्वायर, तो डी वी वन बाई डी आर, तो माइनस 2 kp1 अपॉन आर क्यूब, वहां पुट कर देंगे, वही आंसर आ रहा है, मिल रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी वाला। तो ऐसा कर सकते हो आप, बात समझ गए हैं। दूसरा किस लेते हैं, पैरेलल वाले मतलब हो गए इस लाइन वाले। एक और केस लेना चाह रहे हैं हम, अगले पेज पे जा रहे हैं हम। डिफरेंशियल टेक्नोलॉजी, है ना। इसमें उसमें कितना का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं, ये जो सॉल्व करने का अंतर है वो काम डिफरेंशिएशन ने थोड़ा जल्दी कर दिया। अब ये है केस कि एक डायपोल ऐसा है और एक डायपोल ऐसा है। अब बताओ फोर्स, फोर्स निकाल के बताओ कैसे निकालो।
तो इसमें भाई हमने दो ही बातें सीखी। एक तो ये कि या तो डिफरेंशियल टेक्नोलॉजी लगाओ, दूसरी बात ये कि डायपोल को, एक डायपोल को 0.4 से रिप्लेस कर लो। हाँ ना, ये दो बातें सीखने की, बाकी फिर हो जाता है। तो अब कौन से को ऐसा करें जिसमें आसानी होगी? P1 P2 में से कौन सा करें? कौन कह रहा है कि P2 को अपन 0.4 से रिप्लेस करेंगे तो फायदा होगा? P2 को 0.4 से रिप्लेस करेंगे तो फायदा होगा, कहने वाले कितने लोग? इतने लोग। P1 को रिप्लेस करेंगे तो फायदा होगा। अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं, है ना? तो जो P1 से रिप्लेस कर रहे हैं उनके हिसाब से P2 में घाटा होगा ना, ये तो मानना है ना? एक में फायदा है तो दूसरे में घाटा हो रहा होगा। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? सेम है? तुम कह रहे हो सेम है? किसी को भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ क्यों? इसका नाम P1 रख लो, इसका नाम P2, ऐसे थोड़ी। हाँ, डायग्राम घुमाने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सॉल्व तो वही करना पड़ेगा। अच्छा देखो, मैं बता रहा हूं, तुम्हारा कहना है कि इसको इसको 0.4 से रिप्लेस करो या उसको रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस तरह से पड़ेगा कि अगर इसको 0.4 से रिप्लेस किया तो आपको ऐसी किसी थीटा वीटा एंगल पे फोर्स निकालना पड़ेगा। वो 0.4 तो एक्सिस के ऊपर रखा हुआ नहीं, और ये भी एक्सिस पे रखा हुआ नहीं, है ना? और दोनों को एक जगह रख दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, जीरो चार्ज हो जाएगा ना, वो जो डिफरेंस वो निकाल नहीं पाओगे। अच्छा, इसको यहां रखा है तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आसान है। ये तो इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया ना दोनों चार्ज। इसको 0.4 से रिप्लेस करोगे तो प्रॉफिट है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन एकदम तुरंत मिलेगी, उसमें उतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तुम्हारा क्या कहना, दोनों बराबर बात? भाई कान ऐसे पकड़ लेते हैं, फिर यूं घुमा के भी लोग पकड़ लेते हैं, है ना? या इस हाथ से पकड़ लेते कान तो पर ये आसान है ना, वो उसी बात की बात है। बैठो, अब तुम लोग करके बताना ना, तुम इससे करके बताना, इसको 4 से, तब तक मैं इसका करता हूँ, है ना? देखता हूँ अभी क्या आंसर आया, कि कोई भी कर सकते हैं तो इसका करना है ना, ये वाले का, और मैं इसका करता हूँ। क्यू इंटू यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब ये डिस्टेंस हो गया R-A, तो ये आ जाएगा KP2 अपॉन R-A का क्यूब। फिर ये माइनस का, इसलिए इस पे फोर्स यूं आ गया, Q इंटू KP2 अपॉन R+A का क्यूब। ऐसा हो गया क्योंकि ए डिस्टेंस इधर है ये, और ये ए डिस्टेंस इधर है, तो R-A हो गया। तो टोटल फोर्स ये ज्यादा होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो इसमें से इसको घटा लेते हैं। KP2 क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 1/R-A का क्यूब 1/R+A का क्यूब। फिर इसमें फिर वही कहानी आएगी, अब क्या प्लस का आ जाएगा, 6R²A KP2 क्यूब 6R²A अपॉन R की पावर 6। अब इसमें से 2Q इंटू 2A तो हो जाएगा P1, तो फोर्स का वैल्यू आ गया 3KP1P2
अपॉन आर की पावर 6। 4 होगा ना वो तो, सही बात है। 6 माइनस 2 लिखने वाला था मैं, 4 लिख देता, ठीक है ना। ऐसा कर लेंगे, हिसाब लगा रहे हो क्या, हो गया। हाँ कर लो ना, डीआर से कर लो, देखते हैं अभी। अभी बता देना ना भाई, मैं जब तक दूसरों को देता हूँ दूसरा केस है ना। फोर्स आ गया ना, अब टॉर्क निकालो, तब तक मैं इसका फोर्स देख लेता हूँ। टॉर्क निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो। 0.4 से रिप्लेस करके करना ना। हाँ हाँ हाँ, फिर क्या है, जरा देखो वैल्यू कैसे आई। हाँ फिर अच्छे से इधर डायग्राम बनाओ, डायपोल कहाँ बना रखे। हाँ हाँ हाँ, डी आर तो इधर होगा, फिर डी वाई डी एक्स लिख लो। अच्छा, तुम तो वही काम कर रहे हो जो हमने किया। 0.4 तो P1 को रिप्लेस करो ना, P2 को करो रिप्लेस। हाँ P2 को करो रिप्लेस, P1 को क्यों रिप्लेस करो। करो दोबारा है ना। देखो ये जो हमने किया ना, इसमें ये तो हम कर ही सकते थे कि इस जगह का इलेक्ट जो डायपोल वाला पॉइंट था, ये P2 है और ये P1 था इधर, तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस R हो गया, फिर इसकी लेंथ dr हो गया, फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया और यहां पर E प्लस DE हो गया। तो वो जो टेक्नोलॉजी है हमारी, तो इसमें वापस इसी को 0.4 से रिप्लेस किया P1 को, और वो डायपोल लिया। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है फोर्स का, तो Q इंटू ई प्लस, अब माइनस Q इंटू ई प्लस डी, तो फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया माइनस Q इंटू डीई, अब माइनस Q इंटू डी आर डीई बाई डी आर। Q इंटू डी आर तो P1 हो गया, और डीई टू बाई डी आर। अब E2 की वैल्यू नीचे की तरफ होता है इधर, तो के P2 अपॉन आर क्यू, तो DE2 बाई डी आर माइनस 3 के P2 अपॉन आर की पावर 4, यहां रख देंगे। तो 3 के P1 P2 अपॉन आर की पावर 4 है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि P1 को ही 4 से रिप्लेस किया जा रहा है ना। अब P2 को 4 से रिप्लेस करके तुमने किया क्या, जो तुम कह रहे थे ना दोनों को रिप्लेस कर सकते। हाँ अभी कर लो। ये तो कह रहा था कि कान ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़ो, फर्क होता है। और ऐसे पकड़ो तो वही जो तुम कर रहे हो अभी। कुछ घंटे कुछ महीने प्रयास करने के बाद ये कान पकड़ में आ जाएगा शायद, पूरे जन्म में ना आए तो। अच्छा ये, अरे वो टॉर्क और का आपने लोग निकाला था, फोर्स तो आपने निकाल ही लिया। अब टॉर्क के लिए अगले पेज पे चलते हैं। ये डायपोल ऐसा, ये डायपोल ऐसा, तो अब टॉर्क निकालने के लिए अच्छा तरीका होगा कि इस डायपोल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं।
तो इसकी वजह से इसके ऊपर लिखने जा रहे टॉर्क, है ना। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई P2 और 2K P1 बाय आर क्यू। साइन 90 आ गया ना, तो इस तरफ घुमाएगा। P2 को ऐसे घुमाना चाहेगा, है ना। ये किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क है, इसके सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रहा है। ये इस पे टॉर्क आ गया। अच्छा देखो, इस पे टॉर्क कितना है, अब इस पे टॉर्क निकालना चाहोगे, है ना। इस पे टॉर्क निकालोगे तो इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नीचे आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से नीचे आएगा। तो अब ये इसका टॉर्क इस तरफ आएगा, तो ये आ जाएगा P1 इंटू, अब 2 नहीं आएगा, KP2 अपॉन आर क्यूब। KP2 अपॉन आर क्यूब, और इस टॉर्क का डायरेक्शन ये सेम ही डायरेक्शन आ गया। इस पे टॉर्क क्यों और उस पे भी टॉर्क क्यों, और तो अलग अलग आ गया, अलग अलग आ गया ना। किसका आंसर बताएंगे फिर, क्या आंसर लगाएंगे, जिसका पूछा उसका बताएंगे। अच्छा, ये तो बात है। फिर एक कहते थे दुनिया में कि लोग के टोटल सिस्टम का तो टॉर्क 0 होता है, उसका क्या हुआ, 0 होना था, उसका क्या हो गया। गलत कहते होंगे। क्या कह रहे हो, इंटरनल टॉर्क का सम हमेशा 0 होता है, ये बात झूठी थोड़ी है, सच्ची बात है। 0 तो नहीं आ रहा है, तो दोनों एक ही तरफ ही आ गए, इक्वल अपोजिट होता है टॉर्क, ऐसे बोलते हैं। तो चलो इस बात को बता ही देते हैं। बताने की बात यह कि वो जो टॉर्क होगा ना, सेम पॉइंट के अबाउट दोनों का कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। तो सेम पॉइंट के अबाउट दोनों पे टॉर्क कितना आएगा, वो हिसाब लगाना पड़ेगा। तो अब देखो, ये वाला जो टॉर्क होता है ना, P क्रॉस E वाला, P क्रॉस E वाला जो टॉर्क होता है, ये तो कपल वाला टॉर्क होता है। और कपल वाला जो टॉर्क होता है वो सभी पॉइंट के अबाउट सेम होता है। यानी ये जो टॉर्क है, ये तो इस पॉइंट के अबाउट भी वही है, और इस पॉइंट के अबाउट भी इस पर वही है, ये टॉर्क। परंतु इस पॉइंट के अबाउट इस पर एक और टॉर्क आ रहा है, वो फोर्स की वजह से आ रहा है, F इंटू आर, ये वाला है ना, ये डिस्टेंस आर, इसका भी तो टॉर्क आ रहा है। एक तो टॉर्क हो गया ये कपल की वजह से, और दूसरा एक और टॉर्क आ रहा है, और मैं बताता हूँ वो कपल कैसे आ रहा है। तो ये टॉर्क हो गया एक, दूसरा टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट इसका आ रहा है F इंटू आर, F इंटू आर आ गया, टॉर्क 1 और टॉर्क 2। अब F की वैल्यू तो आप लोगों ने निकाली थी अभी अभी, क्या आई थी, 3 आया था, 3K P1 P2 अपॉन आर क्यूब। आर की पावर 4 इंटू आर करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। चलो ऐसा कर लेते, आर की पावर 4 लिख करके फिर आर से गुणा कर लेते, तो ओवरऑल आ गया 3K P1 P2 अपॉन आर क्यूब। अच्छा, इसकी डायरेक्शन ये यूं घूम रहा है ना, तो ये वाला टॉर्क आ रहा है इस तरफ, तो ये तो हो गया प्लस का, ये तो हो गया माइनस का, मिला करके ओवरऑल ये 3 है, इसमें से एक चला गया, 2 उल्टा आ गया ना, इक्वल अपोजिट। अच्छा, अब उसके सेंटर के अबाउट इसका देखोगे तो उसके ऊपर फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसमें फोर्स ऊपर लग रहा है ना, ये वाला फोर्स।
इस डायपोल की वजह से इस पे फोर्स ऊपर आएगा, तो इसमें जो दूसरा टॉर्क आएगा, इस डायपोल का फोर्स होता है इस पे फोर्स नीचे, तो इस पे फोर्स ऊपर। तो कितना फोर्स आया? 2 kp1। इनमें फोर्स तो वही आएगा जो यहां लिखा है, 3 kp1 p2 अपॉन r की पावर 4 इंटू आर करेंगे तो r क्यूब ही रह जाएगा। इसकी डायरेक्शन यू है, ये ऐसा है। तो इसके अबाउट देखेंगे तो इसका अकेले का तो ऐसा है, तो इसमें से 2 1 घटाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। सेम आ रहा है ना? ऐसे वो जो टॉर्क वाला नियम है ये भी हमारे समझ में आ गई। एक पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क जीरो होगा, चाहे इसके अबाउट देखो चाहे उसके अबाउट देखो। ये जो टॉर्क पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ भाई? अगर फोर्सेस के टर्म्स में सोचोगे तो ऐसा है, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक फोर्स ये आएगा। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स इधर है F1 F1। और इसको इससे ज्वाइन करोगे, इसको इससे ज्वाइन करोगे तो इसका फोर्स F2 इधर आएगा। इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसका फोर्स F2 इधर आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि F1 F2 में से F1 बड़ा होगा, तो इनका जो इधर वाला कंपोनेंट है, F1 का जो इधर कंपोनेंट आ रहा है और इस F1 का जो इधर कंपोनेंट वो ज्यादा होगा, और F2 के कंपोनेंट छोटे होंगे, तो नेट फोर्स ऊपर आ गया। और इनमें इस तरफ देखेंगे तो यानी एक तरह से इस डायपोल पे जो फोर्स लगेगा कुछ ऐसा लगेगा। ये डायपोल तो ऐसा है, ये वाले कंपोनेंट का सम तो सेम आ जाएगा, Fx और Fx, और ये डिफरेंस से इन पे एक फोर्स आ जाएगा Fy। इन दोनों के डिफरेंस से हॉरिजॉन्टल में एक Fx बनेगा, इन दोनों के डिफरेंस में F1 बड़ा है इसलिए इस तरह बनेगा। वो दोनों इक्वल होंगे तो इनका सम तो जीरो होगा। और इधर वाली डायरेक्शन में ये F1 का कंपोनेंट बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ओवरऑल नेट इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल ऐसे फोर्स लग रहे हैं, तो ये वाला फोर्स यूं टॉर्क क्रिएट कर रहा है, ये वाला फोर्स यूं टॉर्क क्रिएट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट। यहां से देखते हो तो ऐसी बात हो रही। तो अपन ने 90 डिग्री वाला लिया, अब किसी थीटा एंगल पर आ जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का बताया नहीं, वो तो जीरो ही होगी क्योंकि वो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे रखा हुआ है। यहाँ का पोटेंशियल तो जीरो होता है, इसलिए पोटेंशियल तो दोनों की जीरो ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पी डॉट ई के फॉर्मूले से भी जीरो है ना, माइनस पी डॉट ई। अब किसी एंगल पर आ जाएगा तो क्या करोगे? ये डायपोल और ये डायपोल, थीटा एंगल और डिस्टेंस, P1 P2। तो बताओ भाई।
कुछ जो आए विचार क्या करोगे? तोड़ लेंगे इसको इधर, इसको उधर, फिर हिसाब लगा देंगे। ये P1 तो ऐसा रहेगा, P2 के दो कंपोनेंट, P2 cos थीटा, P2 sin थीटा। अब इनका इनका सब फोर्स पता ही है, वो यूज कर लेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क वर्क लिखना है, तो इसकी वजह से टॉर्क तो आसानी से लिख लोगे, P क्रॉस E। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन तो जल्दी बन जाएगा, 2K P1/R³, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इंटू P2 इंटू साइन थीटा, ये टॉर्क आ गया। इसके ऊपर इसके अबाउट है ना। पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो -P.E, तो -P2 2K P1/R³ इंटू कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब फोर्स का एक्सप्रेशन, दो फोर्सेस आएंगे, उनको ऐड करके निकाल लेना। कैसे निकालोगे? अभी तो निकाला इसके ऊपर फोर्स, नीचे की तरफ आया था एक, ये कितना था? 3K P1/P2/R⁴। इधर एक अट्रैक्टिव फोर्स आया था 6K P1/P2/R⁴। अब यहाँ पे थोड़ी गलती ये हो रही है कि कौन सा cos थीटा sin थीटा वाला मामला आ रहा है। तो जब इधर वाला लिख रहे हैं ना, तो ये वाला है, इसकी वजह से तो यहाँ पर sin थीटा आ गया और इधर वाले में cos थीटा आ गया। अब इनका रिजल्टेंट निकालते फिरेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो डायपोल ऐसे रखा तो क्या हुआ, अपन को पता लगा। एक बात मेरे मन में हो रही है, ये तो हो गया है ना, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अगर ऐसे रखा, एक डायपोल ऐसे रखा और एक डायपोल ऐसे रखा, P1 P2 और R डिस्टेंस, अब बताओ इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बताओगे? अब जरा मैं लिखने जा रहा हूँ, जल्दी से, घंटी बज गई भाई। ये डिस्टेंस मान लेते हैं A2 A1 A2 A2 A1 A1, ऐसा करूंगा कि ना, वैसा कर दूंगा। इस वाले चार्ज की इस वाले चार्ज के साथ, इस वाले चार्ज की इस वाले चार्ज के साथ, इस वाले चार्ज की इस वाले चार्ज के साथ, और इस वाले चार्ज की इस वाले चार्ज के साथ, इनकी आपस की नहीं लिखूंगा, बस जैसा अपन लिख रहे थे ना अब तक, ना उनकी आपस के लिखूंगा ना इनकी आपस के लिखूंगा, ऐसे ऐसे लिख दूंगा। टोटल 4 टर्म आएंगी, सॉल्व कर लूंगा, फिर कहूंगा एक टर्म छोटी है। अब बनेगा क्या देखो, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इसकी वजह से इस पर, तो ये डिस्टेंस इसके बीच में, इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? ये तो A1 A2 है, छोटे छोटे में अंतर क्या रखा, R ही लिख लो, कोई विपत्ति नहीं आएगी। देखते हैं, K P1
P1 V1 क्या आ गया, पोटेंशियल लिख रहे हैं, K Q1 Q2 अपॉन R आ गया, है ना। फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R होता है ना, तो ये फॉर्मूले से इसका इसके साथ लिख दिया। फिर इसका इसके साथ क्या लिखूंगा, देखो ऐसे देखने से तो ऐसा लग नहीं रहा कि R लिखना चाहिए था, पर लिख दिया। फिर ऐसे तो सब जगह नेग्लेक्ट हो जाएगा लगता है। अब इसकी वजह से इसमें कैसे लिखोगे, ये A1 A2 बराबर ही ले ली हूं, छोटे हैं क्या, इक्वल A, है ना। A1 A2 क्या इतना छोटे को भी इतना अंतर मान रहे हो आप। फिर तो अब अच्छा लगेगा, अब मन में की दुविधा दूर हुई। इसका इसके साथ लिखने जा रहा था, तो इनके बीच का ये डिस्टेंस चाहिए भाई, तो क्या लिखूंगा, K माइनस Q2 इंटू Q1 अपॉन ये डिस्टेंस, तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, ये लो 4A स्क्वायर हो गया। अब इसकी वजह से उस पर लिखूंगा, तो K माइनस Q1 इंटू Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, फिर प्लस इसका इसके साथ K Q2 स्क्वायर, K Q1 इंटू माइनस Q1 इंटू माइनस अपॉन R, तो ये दोनों टर्म ट्वाइस हो गई, है ना। तो 2K Q1 Q2 अपॉन R माइनस 2K Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। अब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया जाए, 2K Q1 Q2 कॉमन, अब बच गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर माइनस R डिवाइडेड बाय R अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। अब इसको घटाओ भी इसमें से, कैसे घटाते, जबरदस्ती से, R कॉमन लिया जाएगा तो R नीचे कट जाएगा, 2K Q1 Q2 1 प्लस 4A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। फिर क्या होगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, हाफ नीचे उतर जाएगा, तो 2K Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, और ये क्या बचा, 1/2, 2 काट दिया, 2A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये बचा है, ये वाला ऊपर कॉमन लेके काट दिया ना, ये 4/2 का 2 हो जाता है, इसलिए 2 आया। A स्क्वायर का A स्क्वायर लिखा, R स्क्वायर का R स्क्वायर, आधा ही तो किया है। अब देखो क्या हो गया, Q1 इंटू 2A P1 हो गया, और Q2 इंटू 2A P2 हो गया, तो K P1 P2। अब कह रहे कि A बहुत छोटा है, तो कितना आ गया, R क्यूब, पोटेंशियल एनर्जी आ गया K P1 P2 अपॉन R क्यूब। आंसर तो बहुत ही सुंदर सा है, और इतना टाइम लगे है। अब की बार हमने दोनों को ही चार्ज में रिप्लेस किया, अगर एक ही को करना चाहते तो आ जाता क्या, हम्म
अब इसमें क्या हो रहा है कि इसको अगर चार्ज से रिप्लेस कर रहा हूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां लिखने में मुझे समस्या हो रही है, क्योंकि वो इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं है, जैसा अभी विद्यार्थी के साथ हो रही होगी, हाँ ना। तो वैसा अब हमारे सामने है, इसलिए अब क्या, मैंने चारों को ले लिया, है ना। बात समझ गए कि कैसे कोई भी सवाल करते हैं हम। तो अभी अपन को समझ में आया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है फॉर्मुलों का और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का चैप्टर है। हर एक का अपना अपना फॉर्मूला है, ऐड कर करके एनर्जी लिख दो, ऐड कर करके फील्ड लिख दो और सॉल्व करते रहो। अब जिसको फॉर्मूला नहीं पता है, जिसको स्टेटमेंट नहीं पता है, उसका हिसाब गोल हो जाता है। तो ये अध्याय की समाप्ति की घोषणा की जाती है ना। अगला अध्याय शुरू करेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। अब समाप्ति क्या हुई, अध्यापक का समाप्त हो गया भाई, ड्यूटी हो गया हमारा, करा दिया हमने। आपका समाप्त नहीं हुआ है ना। फॉर्मूला याद रखना, रिवाइज करके रहना, नहीं तो जब तक एग्जाम आएगा तब तक भुलाने के लिए काफी है वक्त, है ना। होमवर्क करने की बात आ रही थी। अब एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करो, संडे बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमला कर दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। तो एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करो आप, ये रखते हैं, हो जाएगा। संडे वनडे क्या करोगे, संडे भी तो आ रहा है।